हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट आईएमपी, आप देख सकते हैं मोस्ट आईएमपी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए लाए हुए हैं। और आपके जो प्रश्न हैं वो सामाजिक विज्ञान के हैं, कक्षा 10th, और ये भाग चौथा है, चौथा भाग है ना। 3 भाग में पहले इसमें अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा भाग है, चौथा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जो आपकी 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है आपका, बहुत आईएमपी प्रश्न है, पांडुलिपियाँ क्या हैं, है ना। तो इसका आंसर देखिए, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों। पहले क्या होता था, जब कागज़ नहीं थे तो लोग ताड़ के पत्तों, ताड़ एक वृक्ष का नाम है, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी, है ना। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी, है ना। तो पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय की बात है ये। तो पहले क्या लोग काय पे लिखते थे, ताड़ के पत्तों पे लिखते थे। ताड़ एक वृक्ष का नाम है, इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते थे, तो इस पर लिखा जाता था, है ना। कभी कभी आप देख सकते हैं, कभी कभी तो पन्नों पर, पत्तों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। तस्वीरें यानी बहुत सारे उसमें अच्छे अच्छे चित्र भी बनाए जाते थे। लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी। नाजुक माने क्या होता है, बहुत ही नाजुक और काफ़ी महंगी भी होती थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो इसमें देखिए, दोबारा से देखते हैं इस प्रश्न को। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी, है ना। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें यानी बेहतरीन चित्र, है ना, बनाई जाती थी। लेकिन पांडुलिपियाँ बहुत ही नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी भी थी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न। इसमें सभी प्रश्न मैंने आईएमपी प्रश्न लिए हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है ध्यान से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, डायमंड सूत्र क्या है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, डायमंड सूत्र क्या है। तो उत्तर देखिए, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है, पुरानी जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी, है ना, पुस्तक डायमंड सूत्र है। यानी सबसे पुरानी पुस्तक है जी जापान की, और ये कौन से सन में छपी थी, 868 ईस्वी में छपी थी। पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काट पर खुदे चित्र हैं। यानी पाठ तो है ही है, इसके साथ में काट पर खुदे चित्र भी है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार कब और किसने किया था, है ना। तो आप देख सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के वुहान गुडेनबर्ग, है ना, वुहान गुडेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस जिससे हम प्रिंट करते हैं, आप देख सकते हैं कागज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी के वुहान गुडेनबर्ग ने 1448 में किया था, है ना। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। यानी सबसे पहले उन्होंने कौन सी किताब छापी थी, बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लग गए। यानी 180 प्रति बनाने में उसको कितने साल लग गए, 3 साल। तो इसका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, वुहान गुडेनबर्ग ने। ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। किस सन में किया था, 1498 में। और सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी इन्होंने, बाइबल, है ना। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे कितने साल लग गए, 3 साल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। निरंकुशवाद शब्द किसके अर्थ में प्रयोग होता है, या निरंकुशवाद किसे कहते हैं ना। तो निरंकुशवाद देखिए, इसका आंसर निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है ना। तो निरंकुशवाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर
किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक की रचना कब व किसने की थी, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं गीत गोविंद पुस्तक की रचना जयदेव ने की थी, और कौन सी शताब्दी में, 18वीं सदी में की थी, है ना। तो गीत गोविंद पुस्तक किसने इसकी रचना किसने की थी, जयदेव ने। किस कब की थी ये, 18वीं सदी में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली पुस्तक किसने छापी, है ना। तो आप देखिए भारत में पहली पुस्तक 16वीं सदी में जेसुइट ने छापी थी, है ना। जेसुइट ने छापी थी, किस शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, है ना। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी, है ना। तो आप इसका आंसर देखिए, मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं इसकी, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके लिखी जाती थी, है ना। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें देखिए पंचांग किसे कहते हैं, पंचांग से हमें क्या जानकारी मिलती है ना। तो उत्तर देखिए, चांद सूरज की गति, है ना, ज्वार भाटे के समय, इसमें कोमा लगाना है आपको, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देने वाले वार्षिक प्रकाशन को पंचांग कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें किसे गलती से लिख गया है यहाँ पर, इसको हटा देना है। तो इसमें देखिए, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देने वाले वार्षिक प्रकाशन को पंचांग कहते हैं ना। तो इसमें से ये हटा देना है आपको, पंचांग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपोजिटर किसे कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए इसका, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं ना। यानी छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गैली किसे कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी उसे गैली कहते हैं ना। धातुई फ्रेम थी ये, जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी, है ना, उसे क्या कहते हैं, गैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है। यानी राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, पिता या जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मनरेगा। तो मनरेगा आपने नाम सुना ही होगा इसका, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए, है ना। पूरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है ना। बहुत आईएमपी प्रश्न है। इसमें देखिए इसका पूरा नाम क्या है, मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आता है, या प्राथमिक क्षेत्रक की परिभाषा लिखना है आपको। तो इसमें परिभाषा भी दी है, उसमें क्या क्या आता है वो भी दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। बहुत आईएमपी प्रश्न है। तो इसमें देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन माने क्या होता है, पैदा करना, करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसके उदाहरण है, कृषि है, डेयरी है, मछली पालन है, खनन है, वन है, पशु पालन है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा बहुत आईएमपी प्रश्न है। और इसमें देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में लगभग 16% योगदान है ना। तो इसकी परिभाषा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न भी अच्छा क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्रक, है ना। तो द्वितीय क्षेत्रक की पहले परिभाषा देख लेते हैं हम। द्वितीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है या इसकी परिभाषा लिखना है। तो पहले हम परिभाषा पे चलते हैं। द्वितीय क्षेत्रक, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं ना। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा, यानी प्राकृतिक उत्पाद कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें, या तो कृषि से होते हैं या खनिज से, है ना। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में
परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है ना। इसमें सभी प्रकार के उद्योग इससे संबंधित हैं, यानी सभी प्रकार की उद्योग इसमें आते हैं ना। जैसे आप देखेंगे गन्ने से शक्कर बनाना, यानी गन्ना हमें कृषि से मिलता है लेकिन शक्कर कहाँ बनती है, उद्योगों में बनती है। कपास से कपड़ा बनाना है ना, लोहे से मशीन बनाना और गन्ने से गुड़ बनाना, ये सभी गतिविधियाँ काय में होती हैं, कारखानों में होती हैं, है ना। तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें देखिए गन्ने से शक्कर बनाना, कपड़ा से मशीन बनाना, लोहे कपड़े से कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से मशीन बनाना और गन्ने से गुड़ बनाना आदि। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीनों क्षेत्रक में से एक क्वेश्चन आने की संभावना है ना। इसका देखिए द्वितीय क्षेत्रक का लगभग जीडीपी में योगदान कितना है, लगभग 17%। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन है आपका तृतीय क्षेत्रक, है ना। तृतीय क्षेत्रक को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं ना। तृतीय क्षेत्रक की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, उत्तर देखिए यहाँ से, ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। या ये गतिविधि क्या होती है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में क्या करती है, मदद करती है। कौन सी गतिविधि, तृतीय क्षेत्रक, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसके उदाहरण देखिए, शिक्षक है, डॉक्टर है, नाई है, धोबी है, परिवहन है, बैंक है, संचार है, एटीएम है, कॉल सेंटर है, दर्जी है, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि। इसमें ये सभी किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान, यानी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, लगभग 68 से 70% किसका है, तृतीय क्षेत्रक का, है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं 2013-14 के अनुसार, है ना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जीडीपी में लगभग इसका योगदान कितना है, 16%। दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसका योगदान जीडीपी में कितना है, 17%, है ना। तृतीय क्षेत्र है, इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसका लगभग उसमें जीडीपी में योगदान कितना है, 67 से 70% के आसपास, है ना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है ना। इसमें देखिए अगला, बेरोजगारी से क्या आशा है। कई बार ये बेरोजगारी का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए उत्तर, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल सके, है ना। जब कोई व्यक्ति क्या होता है, प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल सके, है ना। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, छिपी या इसको अदृश्य भी बेरोजगारी कहते हैं, या इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, 3 नाम है इसके, छिपी, अदृश्य और प्रच्छन्न, है ना। बेरोजगारी से क्या आशा है, इनकी तीनों की परिभाषा एक है, यानी छिपी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये तीनों एक ही नाम है, किसी नाम से आ सकता है ना। छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये सभी एक ही चीज है ना। तो इसका आंसर देखिए, किसी कृषि कार्य में ये सभी छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरी होती है मौसमी बेरोजगारी। तो हम प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा कर रहे हैं, किसी कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। यानी कोई कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों का लगा होना क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। जैसे इसमें देखिए कोई कृषि कार्य को करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 6 लोग लगे हैं, तो 2 लोग क्या एक्स्ट्रा लगे हैं ना। यदि कुछ लोगों को कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यानी उत्पादन पर यदि किसी खेत में 4 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 6 लोग लगे हैं, यदि 2 लोगों को हटा देंगे तो भी हमारी कृषि के उत्पादन यानी पैदावार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा को 100 दिन रोजगार क्यों कहते हैं, है ना। यानी मनरेगा के अंतर्गत आप देख सकते हैं 100 दिवस का, एक साल में 100 दिवस का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। तो मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। तो इसमें देखिए मनरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है ना। यानी मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को लिए
100 दिन में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा का पूरा नाम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। बहुत आईएमपी प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक वर्ष में यानी 365 दिन में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है ना। तो इसमें देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना होती है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? संगठित क्षेत्र है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। यानी जो परिसंपत्तियां होती हैं तो उसकी मालिक कौन होती है? सरकार होती है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी सारी सेवाएं उपलब्ध कराती है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना होती है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियां पर सरकार का स्वामित्व यानी सरकारी मालिक होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ये सारी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसके देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? इसको हम जीडीपी भी कहते हैं ना। तो उत्तर देखिए इसका, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, प्रत्येक क्षेत्रक कितने हैं? 3 क्षेत्रक है ना। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक है ना। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं शॉर्ट में है ना। इसको कहते हैं ग्रॉस माने होता है सकल, डोमेस्टिक माने होता है घरेलू और प्रोडक्ट माने होता है उत्पाद है ना। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। किसी देखिए एक बार और देख लेते हैं इस परिभाषा को हम। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको हम जीडीपी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस माने होता है सकल, डोमेस्टिक माने घरेलू और प्रोडक्ट माने उत्पाद है ना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी जीडीपी आप देख सकते हैं, सकल घरेलू का मापन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा है ना। केंद्र सरकार के मंत्रालय या केंद्र सरकार के द्वारा इसका मापन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। तो कौन कौन से रोजगार पैदा करने के 2 उपाय क्या कर सकते हैं शहरी क्षेत्रों में? देखिए उत्तर है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय निम्न है। पहला करेंगे क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देकर, क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देकर। दूसरा है पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहन देकर, ठीक है। और तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं को प्रोत्साहन देकर। तो 3 इसमें सरकार शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए है ना। बहुत आईएमपी प्रश्न है ये। तो पारिस्थितिक तंत्र देख लेते हैं। भौतिक पर्यावरण, देखिए भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। ऐसे दोनों तरीके से आ सकता है। परतंत्र किसे कहते हैं तब भी परिभाषा यही लिखना है, और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं तब भी परिभाषा यही लिखना है। तो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी वन क्या करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। यानी वन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं ना। बहुत आईएमपी प्रश्न है जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसमें से आपको प्रश्न जरूर परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं ना। तो जैव विविधता किसे कहते हैं? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता देखिए इसकी परिभाषा, पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों, प्राणी जात एवं वनस्पति जात का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। यानी पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। यदि आप इसको भूल जाते हैं तो फिर क्या लिखेंगे आप? पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप जब इसको भूल जाते हैं। तो इसमें देखिए पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीवों जैसे प्राणी जात यानी सभी प्रकार के प्राणी
और वनस्पति जाति, सभी प्रकार के पेड़ पौधे का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्न है। पहला है वन्य जीवों के आवास का विनाश। ठीक है, यानी जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक क्या है? वन्य जीवों के आवास का विनाश, यानी कि जंगलों का विनाश। ठीक सीधा, यानी वन्य जीव क्या में रहते हैं? जंगल में रहते हैं, तो वन्य जीवों के आवास यानी घर का विनाश, यानी उनके घर क्या होते हैं? जंगल होते हैं। ठीक है, दूसरा है जंगली जानवरों को मारना या आकिटन करना, है ना। तीसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण, और चौथा है जीवों के प्रति घटती दया भावना। ये जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। तो पहला है देखिए इसमें वन्य जीवों के आवास का विनाश, दूसरा है जंगली जानवरों को मारना या शिकार करना, तीसरा है इसमें पर्यावरणीय प्रदूषण, चौथा है जीवों के प्रति घटती दया भावना, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से है? तो पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक क्या क्या हैं? देखिए पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक निम्न है। पहला है पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना गया है, यानी पर्यावरण का विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना गया है। दूसरा है वनों की अंधाधुंध कटाई और वनों का दोहन, यानी वनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध कटाई हो रही है और वनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन किया जा रहा है। संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरक्षित वन। आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत। हमारे देश में 3 प्रकार के वन हैं। तो देखिए पहली परिभाषा दे रहे हैं हम, आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है ना, समझाइए। तो आरक्षित वन की परिभाषा क्या कराएंगे? देश में आधे से अधिक, देखिए आप, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, यानी कि देश में, हमारे देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछे लेते हैं, किस वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। भारत देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में 24.56% भाग पर वन है, जो अब वर्तमान में आप देखेंगे 24.56% भाग पर क्या है, जो वर्तमान में वन है वो इतने हैं। लेकिन हमारी 1952 की वन नीति के अनुसार हमारे देश में वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए, लेकिन अब कितने रह गए हैं? 24.56, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद में लेते हैं हम रक्षित वन। 3 प्रकार के वन है भारत में। रक्षित वन किसे कहते हैं? देखिए अगला, देखिए रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है, यानी रक्षित वन कितने हैं? 1/3, यानी 33%। ठीक है, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो देखिए रक्षित वन कितने हैं? 1/3 भाग पर रक्षित वन है। फिर तीसरे हैं अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? तो अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में है, यानी इसकी मालिक या तो सरकार है या व्यक्ति हैं या फिर समुदाय के स्वामित्व में अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के वन हैं। तो आप देखेंगे अवर्गीकृत, रक्षित वन और आरक्षित वन। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है वनों की कटाई के कोई 3 परोक्ष परिणाम लिखिए। तो क्या क्या वनों की कटाई के 3 परोक्ष परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला है सूखा पड़ना, यानी वनों को हम बार बार काटेंगे, ज़्यादा काटेंगे तो सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है ना, बाढ़ आना। और तीसरा है भूमि के तापमान में वृद्धि होना, तो इसके भूमि का टेम्परेचर भी इससे बढ़ सकता है। पहला है इसमें सूखा पड़ना, दूसरा है बाढ़ आना और तीसरा है भूमि के तापमान में वृद्धि करना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि। आपने नाम तो सुना ही होगा, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए इसका, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि प्रणाली है, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। ठीक है, इसको कर्तन माने काटना, दहन माने जलाना, प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके, यानी पहले क्या होता था, किसान जमीन के छोटे से टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते थे। जब मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। जब मृदा में उर्वरता कम हो जाती थी तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़ देते थे और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते थे। इस प्रकार की
कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बेवर और दैया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पहले प्राचीन समय में इस खेती प्रचलन में थी, है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। यानी वन संरक्षण के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, वन संरक्षण के 3 उपाय निम्न है। पहला है, खाली जगह व बंजर भूमि पर में वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। खाली जगह होती है और बंजर भूमि पड़ी हो, बंजर भूमि क्या होती है, जिसमें कोई फसल वगैरह नहीं होती है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा है, पेड़ों को काटने पर रोक लगाना चाहिए, यानी जंगलों को काटने पर या पेड़ों को काटने पर रोक लगाना चाहिए। तीसरा है, इसमें वनों को आग से बचाना चाहिए, यानी कभी कभी क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है, तो वनों को कैसे आग से बचाना चाहिए। नंबर चौथा है, इसमें वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए। ये प्रश्न आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो मैंने उन्हीं प्रश्नों को अक्सर इस वीडियो में शामिल किया है, जो जिनकी परीक्षा में ज़्यादा आने की संभावना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है ना। इसमें से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं आपको। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी यूट्यूब चैनल पर इसके पूर्व में 3 भाग में IMP प्रश्नों के डाल चुका हूँ, तो मेरे चैनल पर जाकर आप अन्य प्रश्नों को भी देख सकते हो। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।